की न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। दो दिन के काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी-80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भरेंगे हुंकार। काशी से पूर्वांचल साधने का प्लान तैयार। गाजीपुर और चंदौली की सीएम की सौगात। 899 करोड़ और 743 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विरोधियों पर भी जमकर बरसे सीएम। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। बिहार के लिए भी घोषित किए गए 3 प्रत्याशी। चुनावी दंगल के बीच अखिलेश का बीजेपी पर जुबानी तंज। अखिलेश यादव ने बीजेपी के लिए गढ़ा नया जुमला शब्द। बोले भाजपा नेता हर जगह से भाग जाएंगे। लोकसभा चुनाव में किसी दल के साथ बसपा नहीं करेगी गठबंधन। अटकलों पर मायावती ने लगाया विराम। ट्वीट कर लिखा तस्वीर की साफ। और अमरोहा में आवारा कुत्तों का कहर। आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्ची पर किया हमला। मासूम बच्ची की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में होने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव की अधिसूचना से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। आपको बता दें, वाराणसी में 16 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। लोकसभा के रण में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी का वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अभी से जोरों शोरों से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज शाम पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का 16 दिनों के अंदर यह दूसरा वाराणसी दौरा है। इससे पहले वो 23 फरवरी के दिन वाराणसी दौरे पे आए थे, लेकिन तब तक बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी काशी से उम्मीदवार नहीं थे। बता दें कि ये दौरा पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम दौरा माना जा रहा है। वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला वाराणसी दौरा होगा। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता खासा उत्साहित हैं। दरअसल जल्द ही देश में आचार संहिता लगने वाली है, जिसके साथ ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी बतौर प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। पिछले दौरे में पीएम मोदी ने हजारों करोड़ रुपए की सौगात न केवल काशी वासियों को बल्कि पूर्वांचल की जनता को भी दी थी। लेकिन इस बार ये दौरा खास है, क्योंकि बतौर पीएम इस बार पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम दौरा होगा। पूरी दुनिया में अपने प्रखर व्यक्तित्व, राजनीतिक कुशलता और नेतृत्व की असाधारण प्रतिभा की अमिट धाक जमा चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार राजनीतिक हैट्रिक लगाने के लिए फिर से काशी को ही चुना है। गुजरात के अपने कर्म क्षेत्र वडनगर के बाद काशी से नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति की निर्विघ्न विजय यात्रा प्रारंभ की, उसका अब दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। अब तक संसार के सर्वोच्च राजनेता, व्यापारी, उद्यमी, अभिनेता सभी काशी आए और कुछ न कुछ अपना योगदान यहाँ के विकास में देकर गए हैं। माँ गंगा और दान क्षेत्र काशी की महिमा है कि अब तक मोदी जी 43 बार अपने संसदीय क्षेत्र में आ चुके हैं और हर बार हजारों करोड़ की परियोजनाएं देकर गए हैं, जिससे काशी को केंद्र में रहकर संपूर्ण पूर्वांचल का अपरिमित विकास हुआ। साल 2014 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार यहां से चुनाव लड़ा तो लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। 2019 में मोदी ने फिर से काशी से अपनी चुनावी यात्रा शुरू की और उनकी विजय यात्रा का अंतर 5 लाख से ज्यादा था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नीति का परिणाम है, जो काशी से लेकर पूरे पूर्वांचल तक असर रखता है। काशी के सियासी समीकरण को समझें तो काशी क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी 75% है और मुस्लिम 20%। 5% सभी अन्य धर्म को मानने वाले हैं। वाराणसी लोकसभा सीट की 65% आबादी शहरी और 35% ग्रामीण है। काशी में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 10 है और जनजातियों का भी प्रतिशत 0.7 है। राजनीति की हवा काशी से ही उठती है।
वाराणसी की लोकसभा सीट का सियासी समीकरण साधने से मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर की सीट बिना प्रयास ही सफल हो जाती है। पिछले चुनाव में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, अनुप्रिया पटेल दोनों ही इसी क्षेत्र के कारण जीते और मंत्री पद मिला। 2019 में मनोज सिन्हा को हार के बाद भी जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। कहते हैं यूपी में जिसने पूर्वांचल साथ दिया उसकी देश की सत्ता पे हुकूमत पक्की है, क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटें देश की सियासत और देश के भविष्य को बदलने के साथ नए इतिहास को लिखने का मादा रखती हैं। ऐसे में पीएम मोदी का अब की बार 400 पार का नारा वोटरों की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा, इसका जवाब आने वाले वक्त के गर्भ में छिपा है। लेकिन पीएम मोदी काशी से चुनावी शंखनाद कर विरोधियों को पूर्वांचल में कितना नुकसान देंगे, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। रायबरेली लोकसभा सीट लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहां से 17 बार चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 2004 से यहां से लगातार सांसद रही हैं। लेकिन रायबरेली में इस बार कांग्रेस को प्रत्याशी चुनने में अभी भी चैन नहीं हो पाया है कि आखिर पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, जिसमें ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि इस बार इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली लोकसभा सीट लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। कांग्रेस यहां से 17 बार जीत चुकी है। कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 2004 से यहां से लगातार सांसद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रायबरेली से सांसद रही थी। इतनी वीआईपी सीट होने के बावजूद इलाके के मतदाताओं की कुछ शिकायतें अब भी बनी हुई हैं। हम लोगों की असुविधा है वो सड़क है। आज भी शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, अव्यवस्थित हैं। ग्रामीण अंचल से जब कभी हम लोग शहर की ओर आते हैं तो जो शहर की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई मिलती हैं। तो शहर से ग्रामीण अंचल की सड़कें वो भी टूटी हुई दिखाई पड़ती हैं। जब कोई नेता, कोई मिनिस्टर जब आता है तो शहर की सड़कें दिखाई पड़ती हैं कि कुछ वो गड्ढे मुक्त कर दी गई हैं, अदरवाइज जो सड़कें हैं उनमें सब गड्ढे ही गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। जो रायबरेली की सड़कें हैं वो आवागमन में उसमें बहुत असुविधाएं हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जो अंदरूनी जो सड़कें रहती हैं वो मुख्यतः मैं ये देखती हूँ ना कि हर 6 महीने पे वो खराब हो जाती हैं, तो वो व्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि आवागमन का जब रास्ता सही होगा तो सुविधाएं मिलेंगी और हमारे लिए बेहतर विकल्प भी मिलेगा। रायबरेली की सियासत की जानकारी रखने वालों का मानना है कि इस बार प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। ये अलग बात है कि पहली लिस्ट में राहुल गांधी की सीट तो घोषित कर दी गई है, लेकिन रायबरेली पर फैसला नहीं लिया गया है। प्रियंका अगर दावेदार हो गई तो मुकाबला, जैसा हमने कहा, कि बहुत रोचक होगा। देखिए, नया चेहरा होगा और 20 साल की नुमाइंदगी है सोनिया गांधी जी की। यहाँ के लोगों ने उनके काम को देखा है, नाम से तो वो आज़ादी के पहले से जुड़े हुए हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई सामान्य प्रत्याशी प्रियंका जी को यहाँ पर डिफीट दे सकता है भाजपा का। राजनीति से इतर रायबरेली की जनता चाहती है कि बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा जैसी परेशानियों से जल्द निजात मिल जाए। मेन मुद्दा है चुनावी का, तो देखें तो ये बेरोजगारी है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या इतनी है, तो इतनी जनसंख्या में जिस उस मुद्दे से चाहिए, जिस तौर तरीके से चाहिए, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और लोग परेशान हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहर क्षेत्र का हो। सिलेंडर का रेट इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा हो गया है, सब्जियों के रेट इतने दाम बढ़ गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो चुनाव हो और हमारा जो भी नेता बने वो सदन में इस चीज़ को रखे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, महिलाओं के लिए इतनी समस्या हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा जो भी हमारा नेता बने वो इस बात को रखे सदन में। कुछ लोगों का कहना है कि यूपीए सरकार में शुरू की गई योजनाओं को एनडीए सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ पे जो कांग्रेस के जमाने में दिए हुए प्रोजेक्ट हैं उनको काफी स्लो किया है। जैसे एम्स में 900 रुपए का बजट एलोकेशन हुआ था
यूपीए गवर्नमेंट में अभी तक 823 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाया है। 900 बेड का अस्पताल बनना था, 720 का कर दिया गया। तो ये भाजपा के खिलाफ चीजें जाएंगी चुनाव में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। पिछले चुनावों में कांग्रेस को केवल रायबरेली में ही जीत मिली थी, लेकिन इस बार रायबरेली में क्या होगा कोई नहीं जानता। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को जौनपुर दौरे पर थे। सीएम योगी ने 800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ऐसे में पूर्वांचल को मुख्यमंत्री योगी ने ये बड़ी सौगात दी है और योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए हैं। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने त्योहार मनाने पर रोक लगाती थी, भक्तों पर लाठी चलवाती थी। आज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना है और भक्तों के स्वागत में फूलों की वर्षा होती है। जौनपुर में विकास को पंख लगाने का काम बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी की बदौलत वो सीएम बने। सीएम बनने के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की, मेहनत कर वो एमपी बन गए। राजभर ने अफजाल अंसारी के मायावती के चमत्कार करने वाले बयान पर कहा कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। ओपी राजभर ने दावा किया कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। हम बोलते हैं तो विरोध लगता है ना। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के बदौलत अखिलेश जी सीएम बने। सीएम बन के इतना मेहनत की कि एमपी बन गए, फिर एमपी बन के इतना मेहनत किए एमएलए बन गए। अब कहां से 3 लाख देंगे? वो उनका बयान है। ऐसा में क्या माना जाए कि मायावती को लेकर के कहा जा रहा है कि मायावती अंतिम समय में चमत्कार करेगी और इंडिया गठबंधन में आ सकती है। कोई चमत्कार नहीं। जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी या यूपी में माननीय योगी जी के नेतृत्व में आप देखिए, कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आज गरीब कमजोर लोग कानून का राज महसूस कर रहे हैं। जब सपा की गवर्नमेंट थी तो उसको गुंडों की सरकार कहते थे लोग, आम लोग चर्चा थी। और आज स्थिति है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सपा मुख्यालय में डॉक्टर सीताराम राजपूत, लोधी महासभा के अध्यक्ष साकिर अली, पूर्व मंत्री के बेटे परवेज आलम, देवरिया इलियास अंसारी कुशीनगर से बसपा छोड़कर सपा में शामिल कराया। आपको बता दें, पूर्व विधायक जेडीयू सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, तिलक चंद्र वर्मा बसपा से सपा में आए। पूर्व विधायक बसपा मदन गौतम, सुरेंद्र यादव साथियों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव ने सभी दलों के नेताओं के शामिल होने पर उनका पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहाँ बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए 34 में,
पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पीएम मोदी को हिटलर कहने पर भाजपा विफरी नजर आई है। आपको बता दें, इसके बाद भाजपा का पलटवार देखने को मिला है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अखिलेश हताश नजर आ रहे हैं, हताशा के दौर में पहुंच चुके हैं। एक एक करके गठबंधन के सारे पार्टनर उनके छोड़कर चले गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश पीएम के अपमान का अखिलेश को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को होली का तोहफा दिया है। यूपी सरकार गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने जा रही है। इससे रंगों का यह पर्व गरीब महिलाओं और उनके परिवार वालों के लिए खास बन जाएगा। इससे प्रदेश के 1.75 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे पहले योगी सरकार ने दीपावली पर भी महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दिया था। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में देने का निर्णय किया था। इसी क्रम में पहला सिलेंडर दीपावली पर और दूसरा अब होली पर देने का अवसर मिल रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख, आपको बता दें 1,75,00,000 लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण कराए जाने के लिए योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,312 करोड़ रुपए का बजट वो प्रस्तावित किया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। होली के त्योहार को करीब देखते हुए बांदा की महिलाओं ने केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक गुलाल तैयार किया है, जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। इसकी डिमांड भी अब लगातार बढ़ रही है। गुलाल बनाने वाली महिलाओं का कहना है कि इस गुलाल में किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है, जिससे स्किन पर किसी भी तरीके का कोई खराब असर नहीं पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। होली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही आने वाले दिनों में गुलाल की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में महिलाएं ऑर्गेनिक गुलाल और रंग तैयार कर रही हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से होली खेल सकें। ये हमको एक दिल्ली से मैम आई थी, रंजू मैम, तो डीएम मैम के आदेश द्वारा हमको ये ट्रेनिंग दिलवाई गई है। और इसका बेनिफिट ये है कि हमारे चेहरे में नुकसान नहीं कर, जैसे केमिकल के सारे, किसी का सर दर्द होने लगता है, किसी के चेहरे में दाने निकल आते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही फायदेमंद है। इन ऑर्गेनिक रंगों को बनाने में सब्जियों और मसालों जैसे नेचुरल प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया जाता है। ये गुलाल बिना केमिकल के है, जैसे एक पालक है, चुकंदर है, फलों और सब्जियों द्वारा निर्मित है। हम पहले अरारोट लाते हैं, फिर उसमें पालक का रस, उसमें मतलब पहले पालक को साफ कर लेते हैं, फिर उसमें पीसते हैं मिक्सी से, फिर इसके बाद कपड़े से छान कर उसका रस मिलाते हैं। सभी महिलाएं, 15 से 14 महिलाएं, सभी महिलाएं उसको पहले वो करती हैं, फिर इसके बाद उसमें सेंट डाला जाता है। फिर उसमें हम लोग 2 दिन के लिए उसे धूप में रखते हैं, फिर इसके बाद हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद हम मार्केटिंग करते हैं। ये रंग और गुलाल केमिकल फ्री होते हैं, इसलिए स्किन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। होली खेलने के बाद बचे रंग और गुलाल को फेस मास्क के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो जो गुलाल हम लोग का बचता है, जैसे हल्दी वाला है तो उसको बचता है तो वो कोई चेहरे में कोई नुकसान भी नहीं करता है। और जो बचता है गुलाल तो उसको हम फेस पैक के रूप में भी हम लगा सकते हैं, गुलाब जल मिला के। उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है सर। महिलाओं के मुताबिक वे गुलाल के 1000 से ज्यादा पैकेट बेच चुकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि होली के त्योहार से पहले लगभग 15,000 पैकेटों की बिक्री हो जाएगी।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर के दौरे पर थे। सीएम योगी ने 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ऐसे में पूर्वांचल को मुख्यमंत्री योगी ने ये बड़ी सौगात दी है और योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए हैं। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें त्योहार मनाने पर रोक लगाती थी, भक्तों पर लाठियां चलवाती थी। आज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना है और भक्तों के स्वागत में फूलों की वर्षा की जाती है। जौनपुर में विकास को पंख लगाने का काम बीजेपी की डबल इंजन सरकार लगातार कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोक करके आने का प्रयास कर रहे हैं? ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे, ये लोग अपमानित करते थे, ये लोग भारत के अंदर पर्व और त्योहारों के पहले दंगे करवा देते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में बैरियर का काम करते थे। आज सरकार बैरियर नहीं बनती, आज तो शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उस प्रकार का सपोर्ट करती है। भैया बहनों, जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा का यह बेहतर वातावरण ही आज जौनपुर में 3300 करोड़ रुपए के निवेश करा रहा है। कोई सोचता था कि जौनपुर में भी कोई बड़े उद्योग आएंगे? आज निवेश आ रहा है। इस बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। अलीगढ़ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। तो इस वक्त ये अहम खबर अलीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। सड़क पर दौड़ रहे कई वाहनों को बेकाबू ट्रैक्टर ने रौंदा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार इस दौरान घायल हुए हैं। तो अलीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे, बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। बेकाबू होकर ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ता दिखाई दिया। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा बाइक सवार इसकी चपेट में आकर घायल हुए हैं। सड़क पर दौड़ रहे इस बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। आपको बता दें, आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार इसके चपेट में आकर घायल भी हुए हैं। इस वक्त की ये अहम खबर आपको दिखा रहा है। अलीगढ़ से ये खबर दिखा रहे हैं, बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। इस दौरान बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आकर कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लगभग आधा दर्जन बाइक सवार भी इसके चपेट में आकर घायल हुए हैं। तो अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों में टक्कर मारी है, कई वाहनों को रौंदा है। 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। आधा दर्जन से ज्यादा बाइक सवार इसकी चपेट में आकर घायल हुए हैं। सड़क पर दौड़ रहे इस बेकाबू ट्रैक्टर ने कई अन्य वाहनों को भी रौंदा है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार इसकी चपेट में आए हैं। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर अलीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। इस दौरान इसकी चपेट में आकर आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार घायल हुए हैं। सड़क पर दौड़ रहे इस बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है। इस दौरान 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को रौंदा है।
और विश्व प्रताप हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व प्रताप, इस बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आकर कई लोग घायल हुए हैं, कैसे ये दुर्घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? विश्व प्रताप, देखिए अलीगढ़ से बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि कई लोग घायल हुए हैं, कई की गंभीर हालत बनी हुई है। घटना अफराबाद थाना इलाके की है, जहां दो वाहनों में आमने सामने भिड़ंत हुई। भिड़ंत के बाद 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और घायलों को तत्काल पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा जिला अस्पताल मलकान सिंह में भर्ती कराया गया था, जहां गंभीर हालत को देखते हुए 3 लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी घटना के पीछे की वजह मैं आपको बता दूं, दरअसल अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नियम और गाइडलाइन जारी कर रही है, बावजूद इनका कोई फॉलो नहीं हो रहा है। यानी जो वाहन है वो वाहन बिना फिटनेस के रोड पर दौड़ रहे हैं और इसी वजह से हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि इसके अलावा ड्राइवर था, वो बताया जा रहा है कि नशे की हालात में था दिन में। यानी इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो गाइडलाइन है ट्रैफिक नियम की, उसका कितना ड्राइवर फॉलो कर रही है, बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पहला हादसा नहीं है, हादसा डेली अलीगढ़ में हो रहे हैं। कई बार कई लोगों की जानें चली जाती हैं। इसके अलावा पड़ोस के जिले कासगंज में एक हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की मौतें हुई। यानी हादसों का जो निश्चित रूप से विश्व प्रताप, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि निश्चित रूप से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भारी पड़ी है, कई लोगों पर भारी पड़ी। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।